न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमें जाना है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। जैसे हमारे पास में दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और हमने कहा कि हम इनका सबट्रैक्शन करेंगे। सबट्रैक्शन का मतलब हो गया घटाना। इसका मतलब हो गया कि आप इसको ऐसे लिखोगे ए माइनस बी, ऐसे ही लिखोगे। तो जो आपने लिखा हुआ है सबट्रैक्शन में a माइनस बी, सबट्रैक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखो सबट्रैक्शन का मतलब होता है, ध्यान देना, सबट्रैक्शन मतलब किसी वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जोड़ दें। यानी a माइनस बी का मतलब ये है, a माइनस बी का मतलब है a के साथ जोड़ा गया है किसको? माइनस बी। किसी वेक्टर के साथ, तो यहाँ पर वेक्टर कौन है? a, इसके साथ जोड़ा गया है किसको? दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। दूसरा वेक्टर तो b है ना, और b का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? माइनस बी। एक्चुअली जो सबट्रैक्शन का मतलब है वो ये है कि आपके पास में जो वेक्टर है उसके साथ दूसरा वेक्टर नहीं जोड़ना, दूसरे वाले वेक्टर का क्या डालना है? नेगेटिव वेक्टर। जैसे अगर ये लिखा जाए वेक्टर c माइनस वेक्टर d, इसका मतलब है c वेक्टर के साथ जोड़ा गया है किसको? d के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ा गया है। यानी आपको दिए कौन थे? c और d दिए गए थे, और b का नेगेटिव वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो हमारे पास में a और b दिए गए थे ना, और हमने b वाले का नेगेटिव वेक्टर बनाया है, हमें नेगेटिव वेक्टर दिया नहीं गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में कौन से वेक्टर हो गए? c और d, और हमने d का क्या बनाया होगा? नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर बनता कैसे है? जैसे कि एक वेक्टर हम आपको ये दे रहे हैं, इसका नाम है p। नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा? इसी के बराबर डायरेक्शन में क्या? उल्टा। बराबर इसी के, लेंथ में इसी के बराबर, डायरेक्शन में उल्टा कर दो, ये क्या बन जाएगा? माइनस। यानी नेगेटिव वेक्टर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि कोई वेक्टर दिया ना जाए। जैसे कि एक वेक्टर दिया गया है, नाम है उसका कैपिटल ए, मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो ये हमने बनाया माइनस ए बन गया। ठीक है। जैसे कोई कहता है कि उसके पास में L और M दो वेक्टर है, L और M दो वेक्टर है, वेक्टर मतलब सदिशन, और कहता है कि हमारा मन कर रहा है कि m माइनस एल निकालें, m माइनस एल निकालें। m माइनस एल का मतलब है कि m के साथ में जोड़ना पड़ेगा किसको? माइनस एल को जोड़ना पड़ेगा। और देखो माइनस वाला एल है नहीं आपके पास, आपके पास क्या है? एल। माइनस वाला एल बनाना पड़ेगा। तो माइनस वाला एल कैसे बनेगा? एल जब आपको दिखेगा उसका ठीक उल्टा जो वेक्टर होता है, डायरेक्शन में उल्टा, लेंथ में सेम। यानी कि जैसे आप देखो p वाला वेक्टर और माइनस p वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर की लंबाई कैसी है? सेम। और वेक्टर की लंबाई होती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लंबाई क्या होती है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो यहाँ पर आप समझ लो कि L और M में से हमें L वाले वेक्टर का नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जब तक हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे तब तक सबट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबट्रैक्शन का मतलब है
किसी वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे अगर हमको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, मतलब डायग्राम में वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, सपोज कर लो कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, P और Q नाम ले लेते हैं। तो हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ये रहा वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, ये वेक्टर Q है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है Q माइनस P, तुरंत जो है दिमाग चला। रियलिटी ये है कि Q के साथ जोड़ा गया है किसको, माइनस P को जोड़ा गया है। अब माइनस P तो है नहीं, तो माइनस P को बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा माइनस P? P हमें दिखाई दे रहा है, जो वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है उसी का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट, लेकिन लेंथ में कैसा सेम, ये रहा माइनस P। तो मुझे Q के साथ में किसको जोड़ना है, माइनस P को जोड़ना है। अब ये जोड़ने का काम कैसे होता है भाई, वेक्टर वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, दो तरीके होते हैं, या तो टेल और टेल मिला दो या फिर हेड और टेल मिला दो। अब जैसे हमको ये काम जो है करके दिखाना है, तो पहले Q वेक्टर है, पहले कौन है Q वेक्टर, तो हमने Q वेक्टर को उठाया और यहां रख दिया, यहाँ पर Q वेक्टर। फिर अब किसकी बारी है, माइनस P की, माइनस P को उठाया और Q के साथ रख दिया। लेकिन चूंकि जोड़ना था तो जोड़ने के दो रास्ते थे, या तो टेल और टेल मिला दो या फिर हेड के साथ टेल मिला दो। तो मैंने माइनस P को उठाया और Q के साथ जोड़ दिया, ये रहा माइनस P, माइनस P। इस डायग्राम को देख करके सब लोग ये समझ जाएंगे Q वेक्टर के साथ माइनस P वेक्टर को क्या किया गया, जोड़ा गया। और जोड़ने का जो तरीका है वो कैसा है, टेल टेल कॉम्बिनेशन। एक रास्ता ये भी हो सकता था, Q वेक्टर को लिया, ये रहा Q वेक्टर, ये Q वेक्टर है हमारे पास, ये Q वेक्टर है। इसके साथ में जोड़ना किसको, माइनस P को, माइनस P को उठाया और इसके साथ जोड़ दिया Q के साथ, ये माइनस P को जोड़ दिया। माइनस, ये भी सही है और ये भी सही। भाई यहां पर जो जोड़ने का तरीका है दैट इज टेल टेल कॉम्बिनेशन। जहां पर तीर लगा होता है वो वेक्टर की हेड कहलाती है, और जो विदाउट एरो साइन होता है वो क्या कहलाता है, टेल। और यहाँ पर जो जोड़ने का तरीका है वो कैसे, हेड टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन में ये सब जरूरत पड़ने वाली है, और इसलिए हम इसको आपको जो है रिवाइज करा रहे हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अभी भी लिखी गई है कि वेक्टर के घटाने का मतलब है किसी वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को क्या कर देना, जोड़ देना। और नेगेटिव वेक्टर आपको दिया नहीं जाता, आपको बनाना पड़ता है। अब जरा ध्यान देना, अगली जो बात है वो क्या है, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर आपस में जुड़ तो चुके हैं, इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो टेल टेल कॉम्बिनेशन में परिणामी कैसे निकाला जाता था, जो डायग्राम हमें दिखता है टेल टेल कॉम्बिनेशन में, हम उस डायग्राम को बदल देते थे समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में बदल देते थे। इस पिक्चर को पैरेललोग्राम में बदल दो, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई इधर, इसके पैरेलल एक लाइन बनाई इधर, बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। और पैरेललोग्राम बनने के बाद
कॉम्बिनेशन से, जहां पर कॉम्बिनेशन है वहां से जो आने वाला विकर्ण है, डायगोनल कहते हैं इसमें, इस डायगोनल को कहते हैं रिजल्टेंट। यानी कि इन दोनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन का ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है ना। अगर अच्छा आपने अगर वेक्टर कॉम्बिनेशन किया है तो कैसे निकालते थे रिजल्टेंट? जहां से आपको जब ये कॉम्बिनेशन हो गया है, आप देखो ये वाला पॉइंट कैसा है, टेल, और ये वाला पॉइंट कैसा है, हेड। तो टेल वाले पॉइंट को इनिशियल कहते हैं और हेड वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट। चाहे जो आप फॉलो करो, चाहे आप टेल कॉम्बिनेशन फॉलो करो या फिर आप क्या फॉलो करो, हेड टेल कॉम्बिनेशन। क्लियर ये बात? श्योर। क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन में आओगे और सर्कुलर मोशन में आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में अभिकेंद्र बल डिस्कस किया जाएगा। तो जब हम आपको ये बताएंगे कि अभिकेंद्र बल की डायरेक्शन कैसे है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, तो हम यही वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें याद आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वेक्टर को घटाने का मतलब है एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ना। जब आप इस काम को करते हो तो कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, वेक्टर का घटाना। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि हमने वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर दिया, घटा दिया। ठीक। अच्छा, जब आप ये काम जो है डायग्राम में दिखाओगे कि भाई एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को जोड़ना, जोड़ने के दो रास्ते होंगे, या तो टेल टेल कॉम्बिनेशन या फिर क्या होगा, हेड कॉम्बिनेशन। तो जुड़ने के बाद में रिजल्टेंट आएगा। उस रिजल्टेंट को कैसे दिखाते हैं? अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन है तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन है तो एक टेल आपकी खाली पड़ी होगी, इनिशियल क्या देना, एक हेड खाली होगा उसको क्या कह देना, फाइनल। और इनिशियल से फाइनल तक का जो वेक्टर बनाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। ठीक है ना। एक डायग्राम और बनाते हैं, उसके बाद में फिर आगे मूव करते हैं, आपको ले चलते हैं सर्कुलर मोशन। कोई भी दो वेक्टर ले लेते हैं। तो हमने दो वेक्टर लिए ए और बी, या हमने दो वेक्टर लिए v1 और v2। एक वेक्टर ये है, इसका नाम है v1। आपने हमसे पूछा ये v1 क्या है, तो हमने कहा वेलोसिटी v। और एक दूसरा वेक्टर है जो कि ये है, और दूसरे वाले वेक्टर का नाम भी वेलोसिटी। मुझे लगता है कि ये बात आपको पता होगी कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर जोड़े जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मेक combination then their nature should be same, their nature should be same। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उनकी जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है वो सेम होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी वेक्टर के साथ में कौन जुड़ेगा, वेलोसिटी वेक्टर ही जुड़ेगा। और फोर्स वेक्टर के साथ में कौन जुड़ेगा, फोर्स वेक्टर। जोड़ने का मतलब यहाँ घटाना भी शामिल हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जोड़ना। अगर मैंने पहले वाले वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर लिया है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी कि मैं दूसरे वाले वेक्टर को भी क्या लूंगा, वेलोसिटी। अब लिखा हुआ है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 लिखा हुआ है। इसकी मुझे पिक्चराइजेशन करना है, इसको पूरा दिखाना है। तुरंत हम समझ गए कि एक्चुअल में मतलब ये है v2 के साथ में किसको अटैच करना है, माइनस v1 को अटैच करना है। तो यार नेगेटिव v1 तो आपको दिया नहीं गया ना, नेगेटिव v1 तो बनाना पड़ेगा। कहाँ है v1, ये रहा v1।
तो बिल्कुल इसी के जैसा, लेकिन डायरेक्शन में उल्टा। जो वेक्टर तैयार होगा उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये v1 का क्या बन गया, नेगेटिव वेक्टर बन गया है। मेहनत की और आ गया। अब पहले कौन है, v2, और उसके साथ में जोड़ना किसको है, v1 को। तो पहले मैंने v2 को लिया, v2 को यहाँ रख दिया, ये आ गया v2, ये v2 आ गया। और इसके साथ में जोड़ना है नेगेटिव v1 को। तो जैसी आपकी मर्जी, चलो हम तेल तेल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो नेगेटिव v1 को लिए और नेगेटिव v1 को इसकी टेल के साथ मिला दिया, ये आ गया माइनस का v1। तो कॉम्बिनेशन तो हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए। तो परिणामी के लिए इस डायग्राम को जो तुम्हारे सामने है, टेल टेल कॉम्बिनेशन के लिए समांतर चतुर्भुज में बदल दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज में पहले इस डायग्राम को बदलिए। तो देखिए भाई, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन बनाए, इसके पैरेलल एक लाइन यहां से बनाई, इसके पैरेलल इसके पैरेलल एक लाइन यहां से बनाई। स्केल से बहुत काम आसानी से हो जाता है। ये देखो, इस डायग्राम को मैंने पैरेललोग्राम में बदलने की कोशिश तो की, करीब करीब सही भी बना होगा। अब जब पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, तो कॉम्बिनेशन से, जहां पर ये कॉम्बिनेशन है, वहां से निकलने वाला विकर्ण, जिसको कि हम डायगोनल कहते हैं, ये वाला डायगोनल इन दोनों का क्या होगा, रिजल्ट है। अगर मैं इसको r से लिख लूं, यानी v2 माइनस v1 का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, r। कौन है, r। ये तो रिजल्टेंट को मैंने दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई हमसे ये कहे कि इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जब दो वेक्टर आपस में जुड़ते थे तो वैल्यू निकलती थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऊपर क्या रहता था, अंडर रूट। लेकिन जब दो वेक्टर आपस में घटते थे तो वैल्यू कैसे निकलती थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। अगर ये बात आपको याद नहीं है तो याद रखें। देखिए, जब दो वेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे ये देखो, a के साथ में b ने जोड़ा और इसका रिजल्टेंट r है। r की वैल्यू निकालने का तरीका है अंडर रूट वेक्टर a की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर b की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, पहले वाले वेक्टर की वैल्यू, दूसरे वाले वेक्टर की वैल्यू cos और थीटा, जहां पे थीटा a और b के बीच का क्या एंगल है। अगर दो वेक्टर आपस में घट रहे हैं और इनका रिजल्टेंट r है, r निकालने का तरीका सेम फार्मूला है, लेकिन जहां पे प्लस है वहां पे क्या रहता है, माइनस का 2ab cos थीटा। ठीक है ये बात। इसमें आपको जो लगता है कि नोट करने वाली चीजें वो नोट करिए। हिंदी मीडियम कैंडिडेट शुड बी की हिंदी होती है चाहिए। जिसकी भी हिंदी आपको पूछते हो पूछ लेना है, ट्यून हो जाना है कुछ ही दिनों में इंग्लिश टर्म्स के साथ। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मेक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देन दियर माने उनकी जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो सेम होती है। अलग अलग नेचर वाले लोगों को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों ही है बेटा, जोड़ने का केस है तो भी कॉम्बिनेशन, घटाने का केस है तो भी कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं दो तरीके से, टेल और टेल मिला करके भी और हेड और टेल मिला करके। जो आपको पसंद हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और साइड में लिखा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, कंपेयर कर देने के लिए। तो सबसे पहले आप इनमें समानता बताइए। समानता ये है कि दोनों मोशन के जो पाथ होंगे वो कैसे होंगे, सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो पाथ है सर्कुलर होगा। यहां पर भी जो पाथ है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक, यहां देखिए वेलोसिटी, ध्यान देना वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक है डायरेक्शन और दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या बेटा, स्पीड नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। पहली बात। दूसरी बात, यहां क्या होगा, दोनों चेंज होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड दोनों बदलेगी, दोनों बदलेगी। ठीक है, बोलो। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप डिसाइड करना कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। घड़ी की जो सुइयां हैं उनका जो नोक है, इसको टिप पॉइंट कहते हैं, उनका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। क्योंकि एक चक्कर सेकंड वाली जितने समय में लगाएगी अगला चक्कर भी उतने समय में भी लगाएगी। लेकिन एक कोई पर्सन जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, एक चक्कर लगाता है आधे घंटे में और अगला नेक्स्ट चक्कर लगाता है केवल 10 मिनट में, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। भाई आप बात को समझो, एक चक्कर का समय आधा घंटा, फिर अगले एक चक्कर का समय 10 मिनट, तो यार कम समय लिया ना, पहले कितना लिया था 30 मिनट, अब क्या लिया 10 मिनट। स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। डायरेक्शन को बेटा हमेशा बदलेगी, ठीक है ना, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वाला हो या नॉन यूनिफॉर्म वाला हो, डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी। आप देखो यहाँ पर भी डायरेक्शन बदलती है और यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होती है, बदलती है। लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं बदलती और यहाँ पर स्पीड बदलती है। क्लियर है इतनी बात, श्योर। अब जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने कंपेयर कर लिया, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब आपको पता है कि डायरेक्शन बदलती है, वेलोसिटी की क्या बदलती है, डायरेक्शन। सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। सवाल बनाया हमने इन यूनिफॉर्म, जल्दबाजी मत करना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज v, ध्यान देना वेलोसिटी इज v, जो वेग है वो v है और इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन v कैप है। सारे यहाँ बड़े बच्चे जानते हैं कि डायरेक्शन को क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर वेलोसिटी v है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसका नाम क्या होगा, v कैप। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड ऑफ v है। अगर कोई वेक्टर a लिखा जाए
इसके परिमाण को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ। अगर कोई वेक्टर b लिखा जाए तो उसका परिमाण कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ b। अगर कोई वेक्टर c है तो इसका परिमाण कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ c। या फिर ऐसे लिखा जाता है, ऊपर से एरो क्या कर दो, हटा देते। इसको भी पढ़ेंगे वेक्टर c का मॉड यानी कि परिमाण, इसको भी क्या पढ़ेंगे, वेक्टर c का मॉड। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी v है और वेलोसिटी v की डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ये है, ठीक। तो पहला ऑप्शन मॉड ऑफ v बदलेगा, दूसरा ऑप्शन मॉड ऑफ v नहीं बदलेगा, तीसरा ऑप्शन v कैप बदलेगा, चौथा ऑप्शन v कैप नहीं बदलेगा, पांचवा ऑप्शन v कैप बदलेगा लेकिन मॉड ऑफ v नहीं बदलेगा। देखो क्वेश्चन आपका किसका है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलती है लेकिन डायरेक्शन। इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, 5 वाला पक्का, चलो 5 वाला ऑप्शन टिक लगाया। लेकिन एग्जाम में 5वां ऑप्शन था ही नहीं, केवल 4 ऑप्शन थे। अब किस पे टिक लगाओगे, नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर बोलो, दूसरा, दूसरा सही है बस, और कोई तीसरा में तो सही। तीसरे ने क्या गलती करी भाई, v कैप तो बदलेगा ना, डायरेक्शन तो बदलेगा, इसलिए अगर 5वां ऑप्शन नहीं है, यही 4 ऑप्शन है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही, लेकिन पहला वाला किसी कीमत में सही नहीं है और चौथा वाला भी किसी कीमत में सही नहीं है। इसी क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म की जगह पे क्या लिख दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, तो कितना मॉड ऑफ v भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। क्लियर है बात, ये श्योर हो गया ना। अच्छा, अगर मैं यही सेम क्वेश्चन अगर रखता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने v कैप के बारे में तो बता दिया कि v कैप बदलेगा, आपने मॉड ऑफ v के बारे में बता दिया कि मॉड ऑफ v नहीं बदलेगा, इसके बारे में बताओ, वेलोसिटी के बारे में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो इन दो लोगों से मिलकर के बना है ना, अगर इन दोनों में से कोई भी एक बदलेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की फिर से सेटिंग बना दूं, एक ऑप्शन में ये लगा दूं कि भैया वेलोसिटी नहीं बदलेगा, दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी बदलेगा, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी बदलेगा डायरेक्शन की वजह से, और चौथा ऑप्शन वेलोसिटी बदलेगा परिमाण की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से। वेलोसिटी बदलेगा किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, ठीक है ना। हेडिंग बाद में कंफर्म करेंगे कि हेडिंग क्या है। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, पाथ बनाया पहले, पाथ को ट्रेजेक्टरी भी कहते हैं, लोकस भी कहते हैं, पाथ तो कहते ही कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, रास्ता। सर्कुलर मोशन पाथ का ये सेंटर होगा, ओ से लिख लिया। जो मोशन करने वाला पार्टिकल है मान लेते हैं वो यहाँ था, पार्टिकल टाइम 0 पर, यहाँ टाइम बराबर है 0, टाइम 0 पर यहाँ। फिर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितनी देर बाद पहुंचा, पता चला कि ये पहुंचा है आफ्टर टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी समय के बाद वो यहां से पहुंचा है। तो मैंने कहा कि आर्क लेंथ देखो कितनी है, ये रही आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है,
आर्क लेंथ मतलब चाप की लंबाई। इस आर्क लेंथ को कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? तो लीनियर डिस्टेंस हो गया, लीनियर डिस्टेंस हिंदी में रेखीय दूरी। तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ। आर्क माने होता है चाप। तो चाप की जो लंबाई है दैट इज आर्क लेंथ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, तो आप बताओ कि जो आर्क लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर डिस्टेंस। अच्छा, ये जो आर्क है, इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ एट सेंटर is called angular displacement. Angular displacement. एंगल का तो मतलब समझते हैं आप, कोण। सबटेंडेड माने बनाना, बाई समझते हो। आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया गया है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्टेंस हो गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम में मैंने क्या लिया हुआ है? इस डायग्राम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है, और आर्क लेंथ मैंने क्या लिया हुआ है? डेल्टा एस। आर्क लेंथ डेल्टा एस, आर्क लेंथ डेल्टा एस है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा थीटा। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, ये सारा का सारा जो काम हुआ है डेल्टा एस वाला आर्क लेंथ और डेल्टा थीटा वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितने समय में हुआ है? डेल्टा टी समय में हुआ है। तो अगर मैं यहां पर लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एस में टाइम से डिवाइड कर दूं, भाई डेल्टा एस क्या है? लीनियर डिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस से जब टाइम डिवाइड हुआ है क्या बना? स्पीड। ऊपर क्या लिखा हुआ? लीनियर डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया? लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड, और लीनियर स्पीड को हम v से लिखेंगे रेखीय चाल। रेखीय चाल। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू बदलती है तो पहले चक्कर में समय अलग, दूसरे चक्कर में समय अलग। अब जरा देखिएगा भाई, मैंने डेल्टा थीटा ले लिया। डेल्टा थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, और नीचे है टाइम डेल्टा टी, टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनता है? स्पीड, क्योंकि ऊपर क्या लिया गया? एंगुलर वाला डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन जाएगा? एंगुलर वाली वेलोसिटी या एंगुलर वाली स्पीड। एंगुलर वाली वेलोसिटी, तो इसको हम लोग किससे लिखते थे? ओमेगा से। याद आ गया सर? तो ओमेगा था एंगुलर वाली स्पीड, एंगुलर वाली वेलोसिटी, और लीनियर वाली स्पीड भी। ठीक, एक बहुत ही फेमस फंडा है कोण बराबर आर्क लेंथ यानी कि चाप अपॉन में रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। बहुत पुराना फंडा है, और ये भी पता होना चाहिए कि इस फंडे में जो एंगल होता है वो किसमें होता है? रेडियन में होता है। इस फार्मूले में कोण कभी डिग्री में नहीं होता, किसमें होता है? रेडियन में। लगाओ ये फंडा।
एंगल तो यहाँ पे डेल्टा थीटा है और आर्क लेंथ कितना है डेल्टा एस। जिस रास्ते पर चक्कर लगाया जा रहा है उसकी रेडियस क्या मान लिया जाए आर, तो यहाँ पे आर ले लिया। इतना डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डेल्टा थीटा डेल्टा टी 1/r डेल्टा एस डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ओमेगा हो गया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वी हो गया। देख सकते हो तो यहाँ से v बराबर क्या हो गया आर ओमेगा। आर यहाँ पर रास्ते की रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कई सारे नामों से जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंगुलर स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा जो v है वो लीनियर वाली स्पीड है, रिलेशनशिप आ गई। तो इस पूरे के पूरे डिस्कशन की हेडिंग क्या होनी चाहिए, कई काम एक साथ कर लिए। हमने लीनियर डिस्टेंस को जान लिया, लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जान लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने लीनियर स्पीड को जान लिया, लीनियर स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये नहीं बदलती। हमने एंगुलर वेलोसिटी को जान लिया और हमने क्या जान लिया, और हमने लास्ट में जान लिया रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड या एंगुलर स्पीड। एंगुलर वेलोसिटी कहना चाहते तो वेलोसिटी कहते। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ होते हैं। अब अगर बीइंग ए टीचर हमसे कहा जाए कि इतना बड़ा क्वेश्चन जरा छोटा करके पूछो, तो फिर हम तो आपसे यही पूछ लेंगे। क्योंकि अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या है, इसका मतलब तुमको लीनियर स्पीड पता होगी और एंगुलर वाली स्पीड भी तुमको पता होगी, तभी तो बता पाओगे। पहले डायग्राम बनाइए। पहले तो आप डायग्राम से पहले ये क्वेश्चन पूरा लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, सारी बातें छोटी छोटी हैं। उसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा क्वेश्चन लिखने के बाद। फिर ये एक एक लाइन की इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद सीधे रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पक्का हो चुका है कि वी कैप बदलेगा, वेलोसिटी में क्या बदलता है वी कैप, तो वी कैप के बदलने से जो त्वरण आता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो वो निकालेंगे सेंट्रीपिटल। डायरेक्शन भी देखेंगे, जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमेशा सेंटर की ओर आएगी, केंद्र की ओर आएगी। और सेंट्रीपिटल का हिंदी होता है केंद्र की ओर, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अभि माने ओर, केंद्र मतलब केंद्र। तो एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। डेफिनेशन हो चुकी है। डेफिनेशन में हमने ये सीखा परिभाषा में कि अगर कोई मोशन करने वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और सेकेंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलेगी। अब वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन, दिशा। तो मैंने आपसे कहा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलेगी। तो वेलोसिटी बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंज हो गई,
वेलोसिटी यानी कि वेग चेंज हो गया। तो हमसे पूछा गया कि किसकी वजह से चेंज हो गया, तो हमने कहा वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। समझना था कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो केवल किसकी वजह से आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है वो नहीं बदल रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज। जरा मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। एक सर्कुलर मोशन बनाए और इस पाथ पर चलने वाले के बारे में पता चला कि इसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर जब ये यहां से यहां पहुंचा तब भी स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, अभी भी स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, लेकिन क्या बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें वेलोसिटी बदलती है किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से बदलती है, लेकिन वहां पर मैग्नीट्यूड जो होता है वो नहीं बदलता। ऐसे सर्कुलर मोशन को हमने नाम दिया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ऑब्जेक्टिव का एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी बदलती है, क्यों बदलती है, आंसर है डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं बदलती है। और एक सिचुएशन ऐसी है कि सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी बदल रही है, पता किया गया क्यों बदल रही है, वेलोसिटी चेंज ड्यू टू की हिंदी होती है के कारण, और हिंदी आप पूछ सकते हैं बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हुई है, किसके कारण चेंज हुई है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, और एज वेल एज यानी साथ साथ, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने वाले किसी पार्टिकल की जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। कुछ समय बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, कुछ समय बाद इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, कुछ देर बाद इसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड हो गई, कुछ देर बाद इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो बदल ही रही है, साथ साथ क्या बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, परिमाण भी बदल रहा है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहां से कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती है दोनों की वजह से, डायरेक्शन की वजह से भी और मैग्नीट्यूड की वजह से भी, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी बदलती है वो केवल डायरेक्शन की वजह से बदलती है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं बदलती है। फिर हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ लिया कि जब कोई सर्कुलर मोशन होता है, जैसे यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो आर्क लेंथ आती है, कोई भी सर्कुलर मोशन अगर होगा तो सबसे पहले कोई पार्टिकल कण यहां पर था और कुछ देर बाद वो यहां पहुंचा, तो ये जो आर्क लेंथ होती है, इस आर्क लेंथ ने सेंटर पर जो एंगल बनाया उसको क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
इस आर्क लेंथ में सेंटर पे जो एंगल बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो आर्क लेंथ होती है ये वाली, इस आर्क लेंथ को क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चाहे तो आप इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो और या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस, इस आर्क लेंथ को लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और लीनियर डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो कोई भी आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल बनाती है उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो आर्क की लेंथ होती है उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट। या तो आप उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हो या फिर लीनियर डिस्टेंस कहते हो, ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे लिखा था, डेल्टा थीटा से। चेक कर लें कॉपी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लिखा था, डेल्टा थीटा से। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या जो लीनियर डिस्टेंस इसको किससे लिखा था, डेल्टा एस से। तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, लीनियर वेलोसिटी, ठीक। और फिर लीनियर वाली वेलोसिटी या लीनियर वाली स्पीड और ये एंगुलर वाली स्पीड के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, तो रिलेशन निकल के आया था v = r ओमेगा। इतना काम किया जा चुका है, चेक करो, इतना ही तो काम किया। अब हमें बात करनी है इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, पहले बात करनी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, डायरेक्शन की वजह से आएंगे। मैग्नीट्यूड में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, वेलोसिटी बदले चाहे जिस वजह से बदले, वेलोसिटी बदलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। कभी वेलोसिटी को बदला जा सकता है डायरेक्शन को चेंज करके, कभी वेलोसिटी को बदला जा सकता है मैग्नीट्यूड को चेंज करके, और कभी वेलोसिटी को बदल सकते हैं दोनों को चेंज करके, डायरेक्शन को भी चेंज करके और मैग्नीट्यूड को भी चेंज करके। तो वेलोसिटी चेंज जब जब होगा तो वहां पर एक फिजिकल टर्म बन जाता है जिसका नाम क्या है, एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन चेंज की वजह से, तो पता करते हैं कि वहां पर आने वाला जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा। हेडिंग हम लोग बाद में डाल देंगे, पहले सिचुएशन पर ध्यान दें। ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म की तैयारी है। कोई पार्टिकल मान लेते हैं कि टाइम 0 पर यहां था, टाइम 0 पर यहां था। हमने पता किया कि इसकी कितनी भी स्पीड है, तो इसकी स्पीड है v इसकी स्पीड है। कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद मान लेते हैं कि डेल्टा t समय बाद, आफ्टर टाइम डेल्टा t, पार्टिकल यहां पहुंचा। अभी भी इसकी कितनी स्पीड है, v, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन बदलती है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। पहले जो पार्टिकल था वो इस जगह पर था, इस जगह को a नाम दे देते, और डेल्टा t समय बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचा b पर, और ये सेंटर o है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन के कारण। तो वेलोसिटी चाहे जैसे बदले, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन की वजह से बदल रही है। इस ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या है, v है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v, ठीक है ना। तो हमने यहां पर ऐसे लिखा, va बराबर, यानी ए पॉइंट पर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू तो v है, लेकिन जरा डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये,
और बी वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू तो v है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। और हमें अच्छे से पता है कि डायरेक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर से। अगर हम ऐसा सोचते हैं इस वाली डायरेक्शन में कुछ भी ले लो, इस वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर a है, तो हमने आपको इस चैप्टर में जाने से पहले कुछ टर्म्स बताए थे, जिसमें एक टर्म्स ये था कि वेक्टर बराबर था वेक्टर की वैल्यू और साथ में क्या था, यूनिट वेक्टर, ये था। तो ए वाले पॉइंट पर हम वेलोसिटी को वेक्टर में लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर, तो वेक्टर की वैल्यू, तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, v, और साथ में हमें क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। तो हमने मान लिया है कि इस दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एक है, यहां पे एक है लिख दिया। फिर हम यहां पहुंचे और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमने क्या ले लिया, b कैप ले लिया। तो b वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू, तो b वाले पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू तो v ही होगी, और यूनिट वेक्टर क्या है, b कैप। और आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डायरेक्शन को लेकर के a कैप और b कैप कैसे अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज अपॉन में टाइम का चेंज। अब हमने कहा वेलोसिटी का चेंज चाहिए, वेलोसिटी का चेंज चाहिए, वेलोसिटी का चेंज। तो भाई वेलोसिटी के चेंज को हमने लिखा डेल्टा v। तो चेंज क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाली वेलोसिटी क्या है, vv, माइनस पहले वाली वेलोसिटी क्या है, va। ठीक, यहां से आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू vb की वैल्यू है v b कैप माइनस va की वैल्यू क्या है, va कैप। ठीक है, इतनी बात सही, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। यहां से आया डेल्टा v इज इक्वल टू v b कैप माइनस में क्या, एक है। ठीक है, इतनी बात, b कैप माइनस एक है। अगर आप इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर का क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। और इसका मतलब ये है कि जो b कैप है ना, b कैप जो है उसके साथ में जोड़ा गया है किसको, माइनस a कैप को जोड़ा गया। यही तो मतलब हुआ, श्योर है ना ये बात, कि b कैप के साथ में माइनस के a कैप को जोड़ा गया है। तो देखो ये b कैप तो हमें नजर आ रहा है, ये b कैप, थोड़ा सा चीजों को समझना है और बेहतर तरीके से समझना है, तो जरा b कैप की जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो b कैप की डायरेक्शन तो ये है, ये रही b कैप की डायरेक्शन, दिख रहा है b कैप। तो b कैप तो मुझे नजर आ रहा है, मुझे b कैप के साथ किसको जोड़ना है, माइनस के a कैप। तो a कैप ऐसा है, a कैप ऐसा है, माइनस का a कैप क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि माइनस का जो a कैप होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, जो मैं बना रहा हूं, ध्यान देना। ये रहा माइनस का a कैप। भाई a कैप और माइनस के a कैप में डिफरेंस केवल किस बात का होगा, डायरेक्शन का, यानी कि माइनस का a कैप और a कैप दोनों लोग वैल्यू में कैसे होंगे, सेम, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट। फिर इस पर ध्यान दो, हमें b कैप के साथ जोड़ना है किसको, माइनस के a कैप को जोड़ना है। तो भाई माइनस a कैप नीचे की तरफ है और b कैप इधर है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, टेल और टेल मिला दो। दूसरा क्या मतलब होता है, हेड और टेल मिला दो। हम चाहते हैं टेल और टेल मिलाना, तो माइनस a कैप को थोड़ा अगर हम और पीछे ले जाएं, ध्यान देना इधर, माइनस a कैप को अगर हम थोड़ा पीछे ले जाएं,
ये देखिए, तो बी कैप और माइनस ए कैप यहां मिल गए, बी कैप और ए कैप यहां मिल गए। मैं अलग से दिखाता हूं, ये बी कैप है, क्योंकि आपको जो समझनी है बात ना वो यहीं पे समझनी होगी, फिर भी मैं अलग से दिखाता हूं। और ये माइनस का ए कैप, ये माइनस का ए कैप, और ये देखिए दोनों की टेल और टेल मिल गई। अच्छा, जब दो वेक्टर आपस में मिल जाते हैं तो उनका क्या निकलता है, रिजल्टेंट। तो बी कैप के साथ जब ए कैप मिलेगा तो रिजल्टेंट भी आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे दिखता था, अगर टेल और टेल आपस में मिली है तो हम इस पिक्चर को किसमें बदलते थे, पैरेललोग्राम में। तो जब हम इसको पैरेललोग्राम में बदलेंगे ये काम यहां पर भी कर, पैरेललोग्राम में इसको बदलना है। इस डायग्राम को पैरेललोग्राम में बदल देते हैं, तो कोशिश करते हैं। पैरेललोग्राम में बदल दिया, थोड़ा सा भी और इसको सही करते हैं। ये देखिए पैरेललोग्राम में बदल दिया, अलग से भी डायग्राम है, उधर भी डायग्राम है। तो जो ये डायगोनल होता है इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। देखो बेटा, ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल क्या बनेगा, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, बी कैप और माइनस ए कैप का। तो ध्यान से आप सब लोग देखो इस बात को कि बी कैप और माइनस ए कैप का जो रिजल्टेंट है, बी कैप और माइनस ए कैप का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। कंफर्म ये बात कि बी कैप और ए कैप का जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। इससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी का चेंज बराबर क्या आ गया, वेलोसिटी का चेंज बराबर आ गया v, ये तो वैल्यू है, और ये क्या है, डायरेक्शन। और b कैप और a कैप का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये, और ये डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की ओर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेंटर की ओर। यार मैंने इस चैप्टर से पहले तुम्हें बताया था यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। तो इस वाले ब्रैकेट में जो बी कैप है वो क्या है, डायरेक्शन, और माइनस ए कैप क्या है, डायरेक्शन। और बी कैप माइनस ए कैप की डायरेक्शन क्या है, ये जो बी कैप है और साथ में जो नेगेटिव ए कैप है उसकी डायरेक्शन भी तो यही है। तो इस पूरे की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, सेंटर की ओर। तो डेल्टा v का नाम क्या है, वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी चेंज की ये क्या आ गई, वैल्यू, और डायरेक्शन कैसी है, सेंटर की ओर। डायरेक्शन कैसी है, सेंटर की ओर। हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी बदलती है, उस वेलोसिटी का जो चेंज आता है उस चेंज की डायरेक्शन कैसे होती है, सेंटर की ओर। तो ये वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन क्या आ गई, सेंटर की ओर। तो अगर इस वेलोसिटी चेंज में हम टाइम से डिवाइड करेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज में हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेंटर की ओर। और जो एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होता है उसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। अभि माने की ओर, केंद्र माने केंद्र की तरफ। एंड दैट इज व्हाई हिंदी में उस एक्सेलरेशन को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल क्यों कहा जाए, मैंने आपको इस बात का आंसर दे दिया है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की ओर। तो इस वाली वेलोसिटी चेंज से जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेंटर की ओर। और इसलिए उस एक्सेलरेशन को क्या करना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको ये सीखने को मिला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
जो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है उसकी दिशा हमेशा कैसी होती है, केंद्र की ओर, और इसलिए उससे बनने वाला जो त्वरण है वो भी कैसा होगा, केंद्र की ओर। क्लियर ये बात? नोट लिखो आप। नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉमा कॉमा वेलोसिटी में जो चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज डायरेक्शन चेंज की वजह से होता है, वेलोसिटी में जो चेंज डायरेक्शन चेंज की वजह से होता है या कारण होता है, वेलोसिटी में जो चेंज डायरेक्शन चेंज के कारण होता है, कॉमा कॉमा इसकी दिशा, इसकी दिशा ब्रैकेट में डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है, हमेशा सेंटर की ओर होती है, इसकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है। इसकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर होती है। तो पहला पॉइंट एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आप मिटा दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन यहां रहने दीजिए, बोर्ड पे रहने दीजिए, और केवल आप देखिए यहां जो चीज लिखाई जा रही है वो सही है कि गलत है। आप देख सकते हो कि वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं बदल रही, लेकिन क्या बदल रही, डायरेक्शन। तो हमने कुछ नहीं किया, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो लिखी मैंने, और ए कैप क्या डायरेक्शन, और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो हमने लिखी, और बी कैप क्या डायरेक्शन। दिखाई दे रहा है कि ए कैप की डायरेक्शन ये और बी कैप की ये। दोनों वेलोसिटी का चेंजेस निकाल, v कॉमन आ गया, अंदर ब्रैकेट में है बी कैप माइनस ए कैप, तो इसका मतलब है बी कैप के साथ में प्लस किया गया है किसको, माइनस ए कैप को। इस पर हम लोग अच्छा खासा टाइम दे चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये मुझे पिक्चराइज करना, मुझे इसकी तस्वीर बनानी है। तो बी कैप तो हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा बी कैप, और माइनस ए कैप, तो बेटा ए कैप इधर है तो माइनस ए कैप कैसा होगा, उल्टा। और मुझे इनको प्लस यानी कंबाइन कराना है। कंबाइन करने के दो मतलब होते हैं, या तो टेल टेल मिला दो या फिर हेड और टेल। तो माइनस ए कैप को थोड़ा पीछे ले गए और बी कैप को थोड़ा पीछे ले गए, टेल टेल मिल गया। अलग से भी डायग्राम देख सकते हो, मिल गया। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। यही अगर हम यहां पर दिखाने की कोशिश करें तो जो रिजल्टेंट है उसकी दिशा किधर की तरफ है, सेंटर की ओर। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी चेंज का जो डायरेक्शन है वो किधर है, सेंटर की ओर। तो वेलोसिटी चेंज का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसा है, सेंटर की ओर। इसलिए इससे पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कैसा है, सेंटर की ओर। और यही आपने लिखा है, क्या लिखा है नोट का पहला पॉइंट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कॉमा वेलोसिटी में जो चेंज डायरेक्शन चेंज की वजह से होता है इसकी दिशा सेंटर की ओर होती है। तो ये बात आप हमेशा के लिए क्या रखोगे, याद रखोगे। सेकंड नंबर पॉइंट लिखो, सेकंड नंबर पॉइंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज की दिशा, डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है,
इसलिए 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 इससे बनने वाला एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में त्वरण, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग है, इसलिए इससे बनने वाला एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में त्वरण, त्वरण सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। हिंदी में अभि का मतलब हो गया कि, और केंद्र माने केंद्र, अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। तो आपको ये पता चल गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, उसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है। ठीक है ना। अब बारी है कि इसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है, ये तो पता चल चुका है, बट इसकी वैल्यू कितनी है ये पता होना भी बाकी है। इसका नाम सेंट्रीपिटल है ये तो हमें पता चल चुका है, बट इसकी वैल्यू कितनी है ये अभी हमें करना बाकी है। इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। अभी जो हमने आपको दिखाया वो क्या दिखाया, डायरेक्शन। और ये बात अगर आपको नहीं, कहीं गलती करते हो तो हमेशा याद रखो, जो वेलोसिटी चेंज की दिशा होगी वही हमेशा किसकी दिशा होगी, त्वरण की, एक्सेलरेशन की। तो अब हम निकालने वाले हैं क्या, वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हम बात कर रहे हैं कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब हो गया, यू माने यूनिफॉर्म, सी माने सर्कुलर, एम फॉर मोशन। अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाते हैं। कई सारे तरीके इसको निकालने के। तो हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ध्यान देना उस पर। उसको हम फॉलो करें इसके पहले तुम एक डायग्राम देखो, जिससे कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब कोई पार्टिकल यहां था तो वेलोसिटी की वैल्यू v थी, और जब पार्टिकल यहां पहुंचा वेलोसिटी की वैल्यू v है, क्योंकि हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म। जरा ध्यान देना कि यहां से यहां तक जाने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 90 डिग्री का, है कि नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 90 डिग्री का। और ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं, ये और ये, अगर हम इनको पास पास लाके कंबाइन करें, इनके बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। दिमाग में क्या चीज फीड करनी है कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही एंगल दोनों वेलोसिटीज के बीच में बनता है। ठीक है ना। और जल्दी देखो, फिर ये चक्कर लगाते लगाते यहां पहुंच गया, यहां। अब बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 डिग्री का। तो अब देखो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आपस में अपोजिट हो गई, कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री का। तो कुछ सीखने को मिल रहा है ना, कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही दोनों वेलोसिटीज के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पर हमने सर्कुलर मोशन का डायग्राम तैयार किया और सोचा कि पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां था, इस जगह का नाम a, और यहां पर जो वेलोसिटी थी वो va थी, va, और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो v के बराबर है।
फिर कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, बी पर पहुंचा। अब जो वेलोसिटी है वो वीबी है, लेकिन वीबी की वैल्यू किसके बराबर है? वी के बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। और जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है, और ये यहां से यहां तक जब ये सिचुएशन आई है तो टाइम लग गया है डेल्टा टी। क्लियर ही बात? तो मुझे चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो हमने कहा कि भाई वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड जानते हैं ना, ये क्या लिखा है? इसको हटा लें तो क्या लिखा है? ये लिखा है वेलोसिटी का चेंज, और इसको लिखने के बाद ऐसे ये लाइन लगा दें तो क्या लिखा है? वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड, परिमाण। और इस चैप्टर में जाने से पहले जितनी भी वेक्टर की जो भी बातें थी वो हमने आपको सिखाई। तब हमने आपको ये भी बता दिया था, अगर दो वेक्टर हैं और वो आपस में जुड़ते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। अगर यहां ये दोनों घटते हैं तो क्या होता है? यहां माइनस आ जाता है। तो ठीक है भाई, इतना अगर आप याद है आपको तो फिर बहुत आसानी से होने वाला है। अंडर रूट तो वेलोसिटी चेंज बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी। तो यहां पे क्या लिखा है? दो वेक्टर आपस में घट रहे हैं और आपको क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा भाई? अंडर रूट दो वेक्टर घट रहे हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर, यहां पर vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर माइनस का 2va vb और cos डेल्टा थीटा। क्योंकि यहां पे हमने सीखा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एंगल दोनों वेलोसिटीज के बीच में बनेगा। यहां देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 है, दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। और यहां पर चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना बनेगा? डेल्टा थीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v। भाई ये अगर एरो, ये आप एरो हटा दो और ये दोनों पैरेलल लाइनें हटा दो, तब भी इसको क्या पढ़ेंगे? इसको यही पढ़ेंगे ना, वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी वेक्टर को लिखा जाए a और ऐसे कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। अगर तीर हटा दिए गए तो भी क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। यहां पर मैंने एरो हटा दिया, इसको हटा दिया तो भी क्या पढ़ा जाएगा? वेलोसिटी चेंज का मैग्नीट्यूड। अब अंडर रूट vb की वैल्यू कितनी है? v। va की वैल्यू कितनी है? v। 2v और v cos डेल्टा थीटा। ठीक है, सही है ना भाई? vb की वैल्यू कितनी है? v। और va की वैल्यू भी कितनी है? v। क्योंकि वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो तो बदल नहीं रही है। तो यहां से डेल्टा v की वैल्यू आ गई अंडर रूट, ध्यान दें सारे बड़े बच्चे यहां पर, cos डेल्टा थीटा। सही भाई? ये दोनों मिलकर के 2v स्क्वायर हो गई, इधर से 2v स्क्वायर कॉमन ले। और हमको ये भी पता है भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या पता है कि अगर cos के साथ एंगल हो, cos के साथ एंगल, तो फंडा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। ये जैसे अगर यहां पे लिखना है cos 2a, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां पे जो एंगल है उसका ठीक यहाँ क्या आ जाता है? आधा। तो ये फंडा लगा दिया। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस cos डेल्टा थीटा लगा दो ये फंडा। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा डेल्टा थीटा बाई 2। ये आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2v स्क्वायर
यहां से ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 खत्म हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई ये। अब 2 2 जा 4, 2 बाहर आ गया, v स्क्वायर का v बाहर आ गया, sin स्क्वायर का sin बाहर आ गया, यहां तक पहुंच गए। ठीक, तो डेल्टा v की वैल्यू आ गई है 2v। अब देखो यहां पे जो करने वाले हैं उसको देखो, डेल्टा थीटा बाई 2। ऐसा क्यों? हमें पता है कि साइन के साथ में अगर छोटा सा एंगल, छोटा एंगल, तो ये बराबर किसके होता है? छोटे एंगल। यानी कि आपने कई बार अपने प्रीवियस क्लास में साइन थीटा की जगह पे क्या लिखा है? थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखा है? 1। लेकिन ये तभी लिखा जब थीटा बहुत छोटा हो। तो हम भी ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना फिजिक्स में, ये बहुत छोटी छोटी टाइम के लिए है। तो डेल्टा टी वाला जो टाइम है वो कैसा है? छोटा। तो अगर डेल्टा टी का टाइम छोटा होगा तो डेल्टा थीटा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। और जब डेल्टा थीटा छोटा हो जाएगा तो डेल्टा थीटा बाई 2 भी क्या हो जाएगा? छोटा। तो साइन के साथ में छोटा एंगल है तो साइन को हटा दिए। और लॉजिक क्या दे दिया? क्योंकि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसलिए डेल्टा थीटा भी छोटा होगा। और जब डेल्टा थीटा छोटा होगा तो डेल्टा थीटा बाई 2 भी क्या होगा? छोटा। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां आ गया डेल्टा v बराबर v डेल्टा थीटा, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा v बाई डेल्टा टी और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या बन गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या डेल्टा v क्या है? वेलोसिटी का चेंज, और डेल्टा टी क्या है? टाइम का चेंज। और वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम के चेंज का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहां पर v और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या बन गया? ओमेगा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या था? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो यहां से AC आ गया v, ओमेगा की जगह पर v बाई r, क्योंकि v बराबर क्या है? r ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या है? v बाई। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? v स्क्वायर बाई r। अभी हमने ओमेगा ज्ञात कर दिया। अगर हम v को ज्ञात कर दें तो v की जगह पे क्या लिखोगे? r ओमेगा। तो ओमेगा 2 बार हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? r ओमेगा स्क्वायर। ऑलवेज कीप इन माइंड, इस पूरे आर्टिकल में आप बात किसकी कर रहे हो? यूसीएफ। और इस डेरिवेशन से पहले हमने ये सीखा कि यूसीएफ में जो वेलोसिटी चेंज होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? सेंटर की। नोट कर लीजिए, प्योर मैथमेटिकल है। अब इस आर्टिकल को करते समय हमने कुछ लोगों की हेल्प ली है। ये तुम्हारी सेल्फ है, सेल्फ एनालिसिस है। ये एग्जाम के लिए थोड़ी ना, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें चीजों को याद दिलाने के लिए किया। आर्टिकल तो केवल इतना ही है बस। अगर आप इसको भी नोट कर रहे हैं तो रफ वर्क का हिस्सा है, तुम्हें समझाने के लिए हमने बताया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जा चुकी है। अगर आप इसमें मास से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो चीज चक्कर लगा रही होगी उसका अपना कुछ मास भी होगा, तो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं आप साथ में हमारे, F और यहाँ पे C फॉर सेंट्रीपिटल, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक तो इसका फार्मूला ये आ गया v स्क्वायर बाई r, AC की वैल्यू लिखी है हमने, और एक ये आ गया mr ओमेगा स्क्वायर। अगर AC की वैल्यू ये लिखोगे तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा
सेंटर की ओर होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज की वजह से आया है, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से नहीं आया है। किसकी वजह से आया है? डायरेक्शन चेंज की वजह से। आगे ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन ये क्या है? अगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैं डायग्राम बनाता हूं, जरा ध्यान दें। एक सर्कुलर मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। यहां पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो स्पीड हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। फिर पार्टिकल यहां पहुंचा, स्पीड हो गई 90 मीटर पर सेकेंड। जलाओ दिमाग की बत्ती। यहां पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और डायरेक्शन भी बदल रहा है, उसकी वजह से भी होगा। यहाँ दो एक्सेलरेशन होंगे। डायरेक्शन की वजह से जो होगा उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। और जो मैग्नीट्यूड बदल रहा है उसकी वजह से जो आएगा उसका नाम क्या है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है, उस मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आने वाले एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब जरा ध्यान देना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम AT से लिख देंगे, T फॉर टेंजेंशियल। और लीनियर इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इस वैल्यू को तुम लीनियर स्पीड कहते थे ना भैया। ये जो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसका नाम क्या है? लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है तो इसलिए हम उस एक्सेलरेशन को क्या नाम देते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्यों कहते हैं? उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना वेलोसिटी को, जैसे ये वेलोसिटी हमने बनाई तो हमने एक तरीके से सर्कल में छोटी सी क्या बनाई है? टेंजेंट। फिर वेलोसिटी कुछ समय बाद यहां से यहां पहुंची, अभी भी मैंने छोटी सी क्या बनाई है? टेंजेंट। तो वेलोसिटी को दिखाने के लिए हम लगातार छोटी छोटी क्या बनाते हैं? टेंजेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है? ये तभी होता है जब स्पीड बदलेगी। तो हमारे पास में फार्मूला है V = R ओमेगा, ये हम जानते हैं। अब स्पीड बदल रही है टाइम के साथ, तो यानी कि इस फार्मूले में जो ये v है स्पीड है और ये टाइम के साथ बदल रही है। क्या रेडियस बदल पाएगी टाइम के साथ? नहीं, क्योंकि जब ये चक्कर लग रहा होगा तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो लगातार रेडियस क्या रहेगा? 20। यानी कि टाइम के साथ कौन नहीं बदलेगा? r नहीं बदलेगा। ओमेगा बदलेगा टाइम के साथ? हाँ बदलेगा। ओमेगा बराबर क्या है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। टाइम के साथ अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो ओमेगा भी बदलेगा। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में स्पीड टाइम के साथ बदल रहा है, रेडियस नहीं बदल रहा, लेकिन ओमेगा भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो क्यों ना इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि अगर ये पक्का पता चल चुका है कि हाँ यहाँ पे इस इक्वेशन में कुछ लोग टाइम के साथ बदल रहे हैं, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। ये आ गया dv/dt। r को नहीं बदलना है तो बाहर करो इसको भी, और d ओमेगा/dt। ये जो dv/dt क्या है? स्पीड में होने वाला चेंज अपॉन टाइम। dv का मतलब क्या है? स्पीड में होने वाला चेंज, और dt क्या है? टाइम में होने वाला चेंज। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है
चेंज इन स्पीड अपॉन में क्या, चेंज इन टाइम, और स्पीड में होने वाले चेंज को dv से लिख रहे हैं और टाइम में होने वाले चेंज को dt से लिख रहे हैं। तो यहां पे हो गया at बराबर r। अब d ओमेगा बाई dt क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा हम लोग इसको अल्फा से लिखते हैं। अभी आप इस पर ध्यान ना दो, केवल एक्सेलरेशन पे ध्यान दो। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। तो यहां पर लिखे वेलोसिटी चेंज अपॉन में क्या लिखा, टाइम चेंज। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन कौन सा, एंगुलर वाला, तो यहां पर वेलोसिटी भी कौन वाली, एंगुलर वाली वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम चेंज। और एंगुलर वाली वेलोसिटी चेंज को किससे लिखोगे, डी ओमेगा। टाइम चेंज को किससे लिखोगे, dt। यानी डी ओमेगा बाई dt क्या बन गया, अल्फा। at बराबर r अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये है कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या बन जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है, तो ये at बराबर क्या है, r अल्फा। और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड में चेंज नहीं आता। ये टेंजेंशियल वाला किसमें होगा, नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होंगे, सेंटीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। जो सेंटीपिटल होगा वो केवल किस वजह से होगा, डायरेक्शन चेंज की वजह से। और जो आपका टेंजेंशियल वो किस वजह से होगा, स्पीड चेंज की वजह से। और ध्यान से अगर देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, टेंजेंट के अलाउंग। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, सेंटर की तरफ। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है और टेंजेंशियल कैसा होगा, टेंजेंट की तरफ। और सेंटर की तरफ जो लाइन होगी और जो टेंजेंट होगी वो आपस में क्या बनाएंगे, 90। तो सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में कितना बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे, 90। फिर से पूरी बात को समझो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, सेंटर की तरफ। और टेंजेंशियल कैसा होगा, टेंजेंट की तरफ। तो जो लाइन सेंटर की तरफ होगी और जो टेंजेंट होता है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या बनाती है, 90। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो ये लोग भी आपस में क्या बनाएंगे, 90। तो हमेशा के लिए याद रखो कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वो सेंटीपिटल के साथ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए टोटल कितना एक्सेलरेशन है, कि सर्कुलर मोशन में टोटल कितना एक्सेलरेशन है, तो आपके पास में एक रिजल्ट आ गया, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन ए टोटल इन सर्कुलर मोशन। तो घबरा मत जाना। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल तो हमेशा होगा, तो सेंट्रीपिटल वाला एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी। टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन कभी होगा तो कभी नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो होगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट की तरफ। ये दोनों आपस में कितने डिग्री पर होंगे, 90। तो टोटल एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2 AC AT cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सिचुएशन को हम यूनिफॉर्म में ले जाएं तो ये होगा ही नहीं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ये टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नोट करो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ऐसा मत सोचना कि वो अलग से कोई फोर्स है।
किसी भी सिस्टम में जो फोर्सेस होते हैं, जैसे किसी सिस्टम में टेंशन वाला फोर्स है, स्प्रिंग वाला फोर्स है, कहीं पर इलेक्ट्रिक वाला फोर्स है, कहीं पे ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है, तो किसी सिस्टम में जो फोर्सेस होंगे वही फोर्सेस या उनका कोई कंपोनेंट क्या होगा, मिल करके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मोशन की न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ये न्यूक्लियस कितना चार्ज होता है, Zd, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Zd, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, तो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों के बीच में, जिसको आप विद्युत बल कहते हो। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/4πε0। Q1 माने न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लो ये डिस्टेंस r है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या इन दोनों के बीच में रस्सी है, नहीं, तो रस्सी अगर होगी तो क्या होता है, टेंशन फोर्स। क्या इन दोनों के बीच में स्प्रिंग है, नहीं, अगर स्प्रिंग होती तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स। दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा इन दोनों के बीच में कोई और फोर्स नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तुम लोग सोच सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, Gm1m2/r²। तो हमें पता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, नेग्लेक्ट करने वाला होता है, इतना कम होता है कि उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो उसके इन दोनों को छोड़ करके ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप सोचते हो तो हमने कहा उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के आगे ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई भी वैल्यू, कोई भी उसका वैल्यूएशन नहीं है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और कोई फोर्स है नहीं। तो हमने जब सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए तो पता चला कि यहां पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक, लेकिन मोशन तो सर्कुलर हो रहा है भाई, हो रहा है ना, और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है वो हमेशा रहता है, कहां पर, सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस में बदल गया, सेंट्रीपिटल में। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस कैसा है तो आप बोलोगे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा है तो आप क्या कहोगे, निगेटिव है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, बोलो, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस की दिशा किधर है, सेंटर की तरफ, और जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या बन चुका है, सेंट्रीपिटल। तो जो बात हम समझाना चाहते हैं वो क्या, किसी भी सिस्टम में जो फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस हैं, कभी आगे कोई एग्जांपल ऐसा मिलेगा जहां पे टेंशन फोर्स होगा, वेट mg वाला फोर्स होगा, कहीं पर स्प्रिंग फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल इन्हीं में से ही अपना जुगाड़ कर लेगा। सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है, जो सिस्टम के पास फोर्सेस हैं सेंट्रीपिटल उसी में से बदलेगा। जैसे यहां पर जो सेंट्रीपिटल है वो किससे बन गया, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बदल चुका है किसमें, सेंट्रीपिटल में। क्लियर ये बात हमारी। तो ये आया 1/4πε0 Ze²/r², और सेंटीमीटर हो गया mv²/r। तो यहां से बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम आपको दे देंगे, तो हमने आपको v दे दिया, हमने आपको z दे दिया, e आपको पता ही है 1.6 -19 कूलम, 1/4πε0 सबको पता है कितना होता है, 1/4πε0 कितना होता है, अरे पूरी बात बताओ, 9 × 10⁹ अगर SI में है 1 होता है, अगर आप CGS में। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, ये आपको बताया जाएगा। छोटा e कितना है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और v जो है इलेक्ट्रॉन की, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, स्पीड ऑफ चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।
रिवॉल्विंग मतलब चक्कर लगाने वाला, चक्कर लगाने वाला, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लो कि हमने किसी न्यूमेरिकल में आपसे कहा कि V हम आपको दे देते हैं, V हम आपको दे देते हैं, Z हम आपको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास सब जानते हैं 9.1 10⁻³ kg। तो R बताइए जिस रास्ते में चक्कर लगा रहा है उस रास्ते की रेडियस कितनी, तो निकाल ले जाओगे। क्लियर है बात? और आगे देखो, क्लास के लास्ट में जो चीज हम आपके दिमाग में सेट करना चाह रहे हैं वो ये कि सेंट्रीपिटल जो आपके पास में फोर्सेस हैं उन्हीं में से ही अपना जुगाड़ कर लेता है। अब हमने क्या किया कि एक रस्सी ली, उससे पत्थर को बांधा, ये पत्थर को बांध दिया और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाया। वर्टिकल सर्कुलर, देखो अगर ऐसे ऐसे चक्कर लगवाएंगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया, सर्कल कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसे ऐसे चक्कर लगवाएंगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमने इस पत्थर को बांधा और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसको चक्कर लगवा दिया। तो ये जो चक्कर लगाने वाला ये जो पत्थर है, पार्टिकल है, मान लेते कुछ देर बाद वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो हमने पता किया कि इसने वर्टिकल के साथ, वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर, थीटा एंगल बनाया है। अब देखते हैं कि इस थीटा एंगल की पोजीशन पर इसके पास कौन कौन से फोर्सेस हैं। इसके पास में भार होगा mg, और क्या होगा? टेंशन, क्योंकि रस्सी आ गई ना, ये रस्सी है भाई, तो टेंशन हमेशा क्या होता है? हमेशा उससे दूर जाता है जिस पे लगता है। जैसे टेंशन इस पर, इससे दूर जाएगा, और ये जिस हुक से तुमने इसको बांधा है उस हुक पर भी टेंशन होगा, वो भी हमेशा उससे क्या होगा? दूर जाएगा। टेंशन जिस पर होगा हमेशा उससे किधर होता है? अबे मुझ पर टेंशन मुझसे दूर जाएगा, तो तुम पर टेंशन तुमसे दूर जाएगा। तो ये जो पेंडुलम का ये छोटा सा जो बॉब है, पार्टिकल समझ लो, बॉब समझ लो, तो बॉब पर टेंशन बॉब से दूर जाएगा, और जिस हुक से तुमने बांध रखा है वहां पे टेंशन वो भी दूर जाएगा। तो ये वाला टेंशन जो कि बॉब पर है। और देखो कोई फोर्स है क्या? हम इस बॉब पर लगने वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं। एक तो mg हो गया, रस्सी बंधी है तो टेंशन हो गया। कोई और फोर्स छूट रहा है तो दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लोगे, पता चलेगा कोई भी फोर्स नहीं छूट रहा। अब यहां पर दो चीजें, एक तो टेंशन है, दूसरा क्या? mg है। तो देखना सेंटीमीटर का जुगाड़ कैसे करेगा। हमने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया, अगर ये थीटा है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के नियम से ये भी क्या होगा? थीटा, संगत कोण के नियम से। तो बेटा mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा, और एक क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। तो सेंटर की तरफ काम करने वाला नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स अलोंग सेंटर, क्योंकि सेंटर की तरफ काम करने वाले दो फोर्स हैं, एक ये और एक ये। अगर तुम सोचते हो कि mg cos थीटा ज्यादा है तो रस्सी टूट जाएगी ना तब तो। अगर तुम ये सोचते हो कि mg cos थीटा ज्यादा है तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। यानी mg cos थीटा ज्यादा नहीं है, कौन ज्यादा है? टेंशन ज्यादा है। तो नेट फोर्स हो जाएगा बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स कितना होगा? दो है यहाँ पर, तो मैंने कहा कि दो है तो नेट निकाल देते हैं दोनों का। और नेट निकालने के लिए जब दिमाग लगाया कि दोनों को घटाना पड़ेगा कोई डायरेक्शन में, कैसे? अपोजिट। तो घटाने के लिए बड़े वाले से किसको घटाना? छोटे वाले को। तो अगर मैं सोचता हूँ कि ये mg cos थीटा बड़ा है तो रस्सी टूट जाएगी, यानी कौन बड़ा है? फिर टेंशन बड़ा है t, तो नेट फोर्स हो गया ये माइनस ये। अब ये जो नेट फोर्स आया इसकी दिशा किधर होगी? बड़े की तरफ। तो ये तो आपको पता ही है ना, अगर दो फोर्स है, एक ये बड़ा फोर्स है, इधर एक छोटा फोर्स है, इन दोनों की सहायता से निकलने वाला जो नेट है, नेट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? बड़े की तरफ।
तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बड़े की तरफ, मैंने किधर, सेंटर की तरफ। तो यहां पर ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ। यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल। यानी यहां पर जो सेंट्रीपिटल है वो अपना जुगाड़ कर लेगा किससे, T माइनस mg cos थीटा से। अब अगर मैं ये सोचूं कि इसका मास m है और इसके पास में स्पीड v है और जिस सर्कल पे चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस r है, तो मैं लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाई r T माइनस mg cos थीटा। ठीक है ना। अब जब वो चक्कर लगा के यहां पहुंचेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। और जब वो चक्कर लगा के यहां पहुंचेगा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ये जो mg sin थीटा है वो क्या कर रहा है, पार्टिकल तो आगे बढ़ना चाहता है, पार्टिकल आगे बढ़ना चाहता है, और ये mg sin थीटा इसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा। यानी कि ये mg sin थीटा क्या लाएगा, रिटार्डेशन। कैसा होगा, रिटार्डेशन। और वो रिटार्डेशन इस स्पीड का क्या करेगा, नुकसान करेगा। यानी ये ऐसा केस तैयार हो गया जिसमें स्पीड भी बदलेगी, और यहां पे स्पीड बदलेगी मतलब क्या, कम होगी। और जब स्पीड में फायदा होता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जब स्पीड में नुकसान होता है तो क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यहां पर स्पीड में नुकसान होगा इसलिए हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। तो स्पीड में नुकसान कौन करता है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन। स्पीड में बेनिफिट कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ रही है, और टेंजेंशियल रिटार्डेशन का मतलब क्या है, स्पीड घट रही है। तो इस वाले केस में जो है हमने देखा कि ये तो वो वाला केस बन गया जिसको हम किस में रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मेरा पर्पस केवल ये है कि सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं होता, आपके पास में जो भी फोर्सेस है सेंट्रीपिटल उन्हीं में से ही अपने आप को क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है। ठीक है ना। यहां पर वो कैसे तैयार करता है ये देखा, और यहां पर कैसे तैयार करता है ये देखा। इसके आगे की बातचीत नेक्स्ट वाली क्लास में नोट कर सकते हैं।